क्वेश्चन 1 है लीस्ट एंट्रोपी फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ वाटर। एंट्रोपी का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम। इसे आप एस से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला रहता है डेल क्यू अपॉन टेम्परेचर। तो हीट में जो चेंज आ रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, उसे आप कहते हैं एंट्रोपी। तो सबसे कम एंट्रोपी किस में होगी? सबसे कम एंट्रोपी होती है उस स्टेट में जहाँ पे मॉलिक्यूल्स आपस में कंजस्टेड हैं, पैक्ड हैं, जैसे सॉलिड्स में होता है, ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट कम से कम हो पाएगी। मूवमेंट कम होगी तो एक सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी? लीस्ट होगी। और वाटर की जो सॉलिड स्टेट है वो आइस है, इसका मतलब आइस में सबसे कम एंट्रोपी होगी एंड 0 डिग्रीज यानी कि बहुत कम टेम्परेचर है, तो और भी मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपस में करीब हो जाएंगे, ठीक है। सो मॉलिक्यूल्स क्योंकि ऑर्डर्ड स्टेट में होते हैं तो एंट्रोपी का दूसरा नाम ही डिस्टर्बेंस है। तो डिस्टर्बेंस सबसे ज़्यादा होगी गैसियस स्टेट में, यानी कि वेपर्स में। Then we have question 2. The energy corresponds to the given thermochemical process is labeled as. ये आपके पास एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का जो एनर्जी चेंज होगा इस थर्मोकेमिकल प्रोसेस का, उसे आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिथियम और क्लोराइड है, दोनों गैसियस स्टेट में है और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये लिथियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे हैं, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल्स यहाँ पे फॉर्म होंगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी, पहली बात तो ये है, क्या ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? सो टू फाइंड आउट दैट सॉरी, उसमें आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब भी बॉन्ड बनता है, सो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। यानी कि एनर्जी क्या, सिस्टम क्या कर रहा है? एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेलेश क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या ये कंबस्टन रिएक्शन है? नहीं। कंबस्टन रिएक्शन क्या होता है? जब कोई भी चीज़ बर्न हो रही है एक्सेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो ये कंबस्टन रिएक्शन नहीं है। एटमाइजेशन यानी कि जब आपके पास क्या होंगे, कोई भी सॉलिड एलिमेंट गैसेस में कन्वर्ट होता है, या फिर गैसेस एटम्स क्या होते हैं? सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे जो हीट रिक्वायर्ड होती है या यूज़ होती है वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये रिएक्शन में जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। इसका मतलब ऑप्शन डी सही जवाब है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? जब एक सब्सटेंस अपने आयंस में टूटता है तो उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक डिफरेंट प्रोसेस है, यहाँ पे आयोनाइजेशन नहीं हो रही, ठीक है। और लैटिस एनर्जी क्या होती है? जब भी आप एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो वहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उस लैटिस स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो लैटिस एनर्जी कहलाई जाएगी। Which of the following change is not an endothermic reaction? यहाँ पे कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है? सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट क्या होती है? डेलिश क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हीट यहाँ पे यूज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। सो अगर आप डीकम्पोजिशन की बात करें तो किसी भी चीज़ की अगर डीकम्पोजिशन हो, यहाँ पे लाइम की बात करें, लाइम कहता है कैल्शियम ऑक्साइड को, तो अगर डीकम्पोजिशन हो रही है तो डीकम्पोजिशन आपके पास एक, यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा है? टूट रहा है। सो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी क्या होती है? रिक्वायर्ड होती है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। कंबशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्रैकिंग ऑफ अल्कीन, क्रैकिंग किसे कहते हैं? जब भी आप एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हो शॉर्टर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में, तो वो क्रैकिंग कहलाता है। क्रैकिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप जितने भी प्रोडक्ट्स आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो गैसोलीन में। तो ये प्रोसेस इस्तेमाल होता है गैसोलीन फॉर्मेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने केरोसिन से गैसोलीन बनाना है, तो वहाँ पे हम क्रैकिंग का प्रोसेस करते हैं। क्रैकिंग में आप लॉन्ग
हाइड्रोकार्बन्स जो है, केरोसिन जो है वो C16H32, C16H32 ये फार्मूला होता है केरोसिन का. सो इसे आप जब शॉर्टर चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में तोड़ेंगे तो गैसोलीन बनता है. लॉन्ग हाइड्रोकार्बन बॉन्ड्स जो हैं, या नॉट बॉन्ड्स बट चेन्स जो हैं, वो कन्वर्ट होती हैं शॉर्टर हाइड्रोकार्बन चेन्स में, एंड दैट्स हाउ गैसोलीन इज फॉर्म्ड. और ऐसा क्यों किया जाता है? डेफिनेटली आपके पास डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो क्रैकिंग की जाती है ताकि आपके पास जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं जो पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से मिल रहे हैं, उनको भी हम एक यूज़फुल चीज़ में कन्वर्ट करें. सो यहाँ पे बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होता है. जहाँ पे बॉन्ड टूटता है तो वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन. हमें फाइंड करना है कौन सा एंडोथर्मिक नहीं है. फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, ये भी एंडोथर्मिक है. तो कंबशन एक प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है. देन वी हैव क्वेश्चन 4. हीट ट्रांसफर कैन नॉट बी फीजिबल अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ. हीट ट्रांसफ़र कहाँ पे नहीं हो सकता? तो अगर आपके पास 3 तरीके के सिस्टम जनरली होते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड. ओपन में हीट और मास दोनों ट्रांसफ़र हो सकता है. क्लोज्ड में मास लॉस हो सकता है लेकिन हीट ट्रांसफ़र नहीं होती. ठीक है, तो वो कहता है कि हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल किस में नहीं है. सो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र और मास लॉस जो है दोनों ही फेजिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारे पास सही जवाब है. ठीक है, वैसे हमारे पास कोई ऐसा प्रैक्टिकली कोई आइडियल आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर आप थर्मोफ्लास्क लें तो वो एक नियरली आइसोलेटेड सिस्टम है, जहाँ पे हीट जो है वो ऑलमोस्ट कंजर्व रहती है. जिसका सिंपल लफ्ज़ों में बताऊँ तो ठंडी चीज़ ठंडी रहेगी, क्योंकि बाहर की हीट अंदर नहीं जा रही, तो गर्म है तो गर्म ही रहेगी. तो क्योंकि अंदर सिस्टम की जो अंदर की हीट है, फ्लास्क के जो अंदर की जो भी आपने चीज़ रखी है, जैसे गर्म पानी है, तो उसकी हीट बाहर नहीं जा रही. तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो वैसे 100% कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हाँ, फ्लास्क एक तकरीबन आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हो आप. क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज नेगेटिव. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो एंथैल्पी चेंज होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है, और कंबस्टन अभी हमने देखा ये प्योरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इसी तरीके से अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन पूछे तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. बायोलॉजी में चले जाओ आप, माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, तो रेस्पिरेशन में भी हीट क्या होती है, रिलीज़ होती है एटीपी की फॉर्म में, तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. तो ये कुछ मेन एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए. बाकी बहुत अगर याद नहीं भी हो रहे तो एक सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, तो बॉन्ड जब फॉर्म होता है, बनता है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, एक रिएक्शन में दो ही चीज़ें होंगी ना, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी या बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा. अगर बॉन्ड टूट रहा है तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है. अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो ये एक एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, यूज़ होगी, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है. ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, वहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहे, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, पॉजिटिव होगी उसकी एंथैल्पी चेंज. अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं. उसमें पूछा है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल द फॉलोइंग following elements at 25 degrees and 1 atm pressure are zero except. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसलिए लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में जो हीट रिलीज़ हो रही है या हीट रिक्वायर्ड है, उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. देखो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं जब भी 1 मोल प्रोडक्ट बनता है, उसे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाता है. अगर वो एक रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे 25 डिग्रीज एंड 1 atm पे हो रहा है, तो उसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है पहला एलिमेंट्स की. ये हमने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि एलिमेंट्स की हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होती है. इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ग्रेफाइट आपके पास स्टैंडर्ड स्टेट है कार्बन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये इक्वेशन होती है, एंथैल्पी इक्वल होती है Q + W के.
द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर या इज़। एक ऐसी प्रॉपर्टी या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करती हैं इनिशियल और फाइनल स्टेज पे, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को, ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। ठीक है, एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। जो पाथ फंक्शन होते हैं वो रिएक्शन के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड नहीं करते लेकिन पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे कि वर्क डन हो गया, जैसे हीट हो गया, ईएमएफ हो गया, तो ये पाथ फंक्शन है जो कि पाथ पे डिपेंड करेंगे, नाम से पता चल रहा है। लेकिन स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो अब जैसे अगर आप बात करो वर्क की और हीट की, तो ये दोनों क्या है, पाथ फंक्शंस हैं। तो ये तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। बाकी डेल ई जो है, यानी कि ई क्या है, इंटरनल एनर्जी को दिखाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ई इज़ यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यू भी इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल एनर्जी को शो करने के लिए। तो ये आपके पास स्टेट फंक्शन है। ठीक हो गया। हेलो, ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि नेक्स्ट पेज पे थे एंड इन्हें मैं बाद में अब रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो खैर ये कुछ 3 क्वेश्चन थे, रह गए थे, इसको देख लेता हूँ। तो विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो अगर ऑप्शन ए को देखो, फॉर कांस्टेंट प्रेशर, बताइए ये इक्वेशन सही है या नहीं। तो देखो कांस्टेंट प्रेशर पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो डेल क्यू होता है ना, वो डेल एच के बराबर होता है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप इसको एच पी करके याद रख सकते हो कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम की हीट होती है वो डेल एच, एच का मतलब क्या है यहाँ पे, एच का मतलब है इंथाल्पी। तो जो सिस्टम की हीट है वो इंथाल्पी के इक्वल हो जाती है। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, Q इज़ इक्वल टू इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल ई प्लस PV, PV का मतलब है वर्क। ठीक है, तो अगर Q की जगह पे आप डेल एच रख दोगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। ऑप्शन बी में वो कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए E Q के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप इस तरीके से याद रखो कि जैसे हमने एच पी करके याद रखा था, तो मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे जो Q है वो H के बराबर होगा। उसी तरीके से इसको EV करके याद रख सकते हैं आप। ठीक है, EV का मतलब क्या है कि V फॉर वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है, जो Q है, वो इक्वल हो जाएगा किसके, E के, यानी कि इंथाल्पी के, डेल E के। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन सी में देखो वो कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो डेल एच होता है वो लेस दैन ज़ीरो होता है। ठीक है, वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सी इज़ नॉट द राइट ऑप्शन, इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी में हेस्लॉक में जो आपके पास सम ऑफ इंथाल्पी होता है, क्योंकि वो साइक्लिक फॉर्म होती है, तो वो ज़ीरो के इक्वल होता है, विच इज़ करेक्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन 9th पे और 10th पे। असल में मैं यहाँ पे, क्योंकि आपको जो ये सॉल्व किया हुआ दिख रहा है, मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको वॉइस ओवर, क्योंकि जो वीडियो बाद में मैंने रिकॉर्ड की थी उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी फॉर सम रीज़न, तो इसीलिए इट माइट बी मैस, सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन 9 देखता है, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस नो वर्क इज डन इफ द सिस्टम इज केप्ट एट। तो थर्मोडायनेमिक्स में एक वर्क का फॉर्मूला होता है P del V। तो यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट प्रेशर लेते हो तो फिर भी वर्क डन नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, यानी कि इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम है, द फार्मूला इज़ नॉट PV, द फार्मूला इज़ P del V। तो चेंज इन वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो चेंज वॉल्यूम में ज़ीरो आएगा, विच मीन्स पूरा ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाय P की कुछ भी वैल्यू हो तो वो ज़ीरो निकलेगी। इसका मतलब ये है कि वर्क डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम कैसा फंक्शन है। सो स्टेट फंक्शन वो होता है जो रिएक्शन की इनिशियल और फाइनल स्टेज पे, या स्टेट आप कह सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पाथ फंक्शन होता है जो इनिशियल फाइनल स्टेट के बजाय पाथ ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है।
सो पाथ फंक्शन के एग्जांपल्स हैं आपके पास वर्क, हीट, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं जैसे डिस्टेंस हो गया, ईएमएफ हो गया, वो पाथ पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। अ पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम नहीं होती, लेकिन स्टेट फंक्शन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन, सॉरी प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। तो खैर वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम आपके पास है स्टेट फंक्शन। आप पाथ फंक्शन याद रख सकते हो जैसे वर्क हो गया, हीट हो गया, ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। थर्मोडायनामिक्स में ये दो चीज़ें आपको, इस तरीके का क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेगा कि ये स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है। तो ये आप एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं या इसके अलावा जितने भी फंक्शंस हैं वो मेजॉरिटी स्टेट फंक्शन होते हैं। दैट इंक्लूड्स लाइक एनर्जी हो गया, चाहे वो पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, ठीक है, तो वो स्टेट फंक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं। एंथैल्पी। Thank you for watching. I'll see you super soon in the next